सभी प्रतियोगियों को मेरा नमस्कार। इससे पहले 4 वीडियो में अपन बातचीत कर चुके हैं, जिसमें आपको मैंने विभिन्न प्रकार की साइकोलॉजिकल जो भी समस्याएं आपके सामने होती है उनके बारे में बताया था। और फिर अपन एक टॉपिक पढ़ चुके हैं पूरा, और वह टॉपिक था आपके सामने अभिप्रेरणा का, जिसमें से मैंने आप लोगों से बातचीत की थी कि शिक्षक भर्ती के तहत चाहे रीट प्रतियोगिता की बात हो या बात सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड, एचएम, तमाम भर्तियों में एक प्रश्न अभिप्रेरणा में से आपके आता है। और उसी दौरान मैंने आपको अंत में 5 प्रश्न दिए थे और आप लोगों से बोला था कि उन 5 प्रश्नों का आंसर आपको देना है। हालांकि आप लोगों ने दिया नहीं, आपको लगा होगा कि यार क्यों दें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आज अपन जिस टॉपिक पर बातचीत करेंगे वह आपका टॉपिक है कौन सा? व्यवहार अध्ययन की विधियां। अब आपके दिमाग में क्या बात आती है कि यार इस टॉपिक को हम क्यों बोले? पहली बात तो क्या कि आपको ये नहीं पता कि शिक्षण विधियां क्या होती है और व्यवहार अध्ययन की विधियां क्या होती है। वो चीज़ आपके सबसे पहले यहाँ पर क्लियर हो पाएगी। मैंने यहाँ पर बात शिक्षण विधियों की तो अभी की ही नहीं है, आगे अगले जो वीडियो होंगे उनमें इसके बारे में अपन बात करेंगे, शिक्षण विधियों के बारे में। पर अभी अपन जो बात कर रहे हैं वह है आपके किस बारे में? व्यवहार अध्ययन की विधियां। ठीक है, तो ये क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में अपन थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेते हैं। पहली बात तो क्या कि जब बात होती है किसके बारे में? शिक्षक भर्ती, तमाम प्रतियोगिताएं, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एचएम, तमाम जितनी भी आपके शिक्षक भर्ती संबंधी प्रतियोगिता होगी उसमें इस टॉपिक में से कितने प्रश्न बनेंगे? 3 प्रश्न। फिर वापस एक और एग्जाम आपके पास क्या होता है? पीटीआई संबंधी, उसमें भी इसमें कितने प्रश्न बन जाते हैं? 3 प्रश्न। ये टॉपिक आपको पढ़ना क्यों जरूरी है? ठीक है। सेकंड बात क्या, बीएसटीसी पीटीटी का जो बीएसटीसी का एग्जाम होना है 30 अगस्त को, उसमें आपके इस टॉपिक में से 5 प्रश्न बनेंगे। तो ये टॉपिक इसलिए जरूरी है कि ये डायरेक्ट वो टॉपिक है जिसमें से आपके हमेशा प्रश्न बनते आए हैं, और किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं वो सब चीज़ों पर अपन बात करेंगे। सबसे पहली बात ये कि ये वीडियो जो आपका दिया जा रहा है यूट्यूब पर ओम चिंतामणि क्लासेस चैनल पर निःशुल्क। अब आप लोगों की किसी भी वीडियो को लेकर अवधारणा क्या बनती है कि ये केवल स्टार्टिंग पार्ट पढ़ा देते हैं और बाद में फिर पूरा नहीं करवाते हैं, तो हमारा समय भी खराब हो जाता है। ठीक है, डाटा भी खराब हो जाएगा और फिर उलझ हो जाएंगे कि यार इसमें आगे क्या था। तो चिंतामणि की जो सबसे महत्वपूर्ण विश्वसनीयता है वह यह रहेगी कि कोई भी टॉपिक यूट्यूब पर निःशुल्क आपको जो प्रदान किया जा रहा है पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। उसके जितने भी, जैसे व्यवहार अध्ययन की विधियां, इस पर अपन 3 वीडियो में बात करेंगे। वीडियो नंबर 5, वीडियो नंबर 6 और वीडियो नंबर 7, जिसके माध्यम से आपके सभी प्रकार के प्रश्नों का समाधान होगा। प्रथम 5वां और वीडियो नंबर 6, जिसमें अपन इस पर व्यापक रूप से विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। और वीडियो नंबर 7 में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे और उनका उत्तर आपको कैसे देना है। कुछ एक विद्यार्थियों की जो मेरा महत्वपूर्ण कार्य है उस पर 1 मिनट का आपका समय लूँगा। कुछ एक विद्यार्थियों के दिमाग में देखो कुछ ऐसी बातें चलती है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें वीडियो के तहत हमें याद नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, वह यह है, क्या आप कभी मूवी देखते हैं? अभी आ रहा होगा सबके दिमाग में, हाँ। क्या कोई सीरियल देखते हैं? कि हाँ। तो क्या वो मूवी, सीरियल, नाटक आपको याद होता है, समझ में आता है? तो कि सर बिल्कुल बराबर आता है। 3 घंटे की मूवी आप देखते हो, रेगुलर देखते हो या बीच में उठ कर जाते हो? नहीं सर उसमें तो हम मिलते ही नहीं है। जब बात होती है किसकी?
पढ़ाई की, किसी टॉपिक की, किसी कंटेंट की, जिसका 1 घंटे का वीडियो आपके सामने रखा जाए तो आप 10 बार उसे बंद करते हो। 5 मिनट देखते हो, फिर अरे वाह इसको तो बाद में देखेंगे। मूवी में 3 घंटे तक आप नहीं उठते हो। कोई 1 घंटे का शिक्षण संबंधी वीडियो आपको देखने में 10 बार उठना पड़ता है, आप उसे नहीं देखते हो। मूवी आपको इसलिए याद हो जाती है क्योंकि उसे आप अपनी रुचि से देखते हो, अपनी इच्छा से देखते हो, और वीडियो देखने की आपकी इच्छा नहीं होती है। आप लोग एक निश्चित मानसिकता बनाइएगा कि हमें हमारे सिलेक्शन के लिए वर्तमान में ये वीडियो देखने हैं, शिक्षण में निरंतरता लाने के लिए वीडियो देखने हैं। आप निश्चित मानिएगा कि आपको समस्त प्रकार की विषय वस्तु याद होगी, एक चित्त याद होगी, एकाग्रित होकर याद होगी, आपके दृष्टि पटल में उसका विमा बन पाएगा, परंतु उसके पहले उसका उद्दीपन बनना आवश्यक है। मैं ये बातचीत कर रहा था किस संदर्भ में कि किस तरह से ऑनलाइन क्लासेज के तहत आप प्रभावी रूप से पढ़ सकते हो, ठीक है, और आपको सब चीज़ याद हो पाएगी। केवल एक बार ये सोचो कि हाँ यार, मूवी जब पूरी याद हो सकती है तो ये वीडियो पूरा क्यों याद नहीं हो सकता है। केवल एक उत्तर उसमें आता है कि उसे अपनी इच्छा से देखते हैं और इसे अपनी इच्छा से नहीं देखते हैं। ये मैं आपसे अभी प्रेरणा में बातचीत कर चुका हूँ, ठीक है। ये व्यवहार अध्ययन की विधियाँ अपन पढ़े, उसके पहले मैं आप लोगों को उन 5 प्रश्न का उत्तर बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद इस टॉपिक को मैं पूरा प्रारंभ करूंगा, ठीक है, और डिटेल से अपन इस पर बातचीत करेंगे, ठीक है। उन 5 प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, जो कि मैंने आप इससे पहले वीडियो नंबर 4 में आपको दिए थे, ताकि आपको पता लगे कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। आइएगा, पहला प्रश्न आपके पास यहाँ पर स्क्रीन पर है, जो कि आपके लिए क्या था, किशोर अवस्था के बालक बालिकाएं आक्रामक स्वभाव के व उद्दंड स्वभाव के होते हैं, अतः उन्हें स्व अनुशासित किया जा सकता है। स्वाभाविक सी बात है, ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है, क्योंकि किशोर अवस्था अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अभिवृद्धि और विकास जब अपन पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप इसको पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से मैं इसके डिटेल में बात करूँगा। और कई व्यक्ति कहते हैं कि किशोर अवस्था अलग से पढ़ो, और किशोर अवस्था में क्या पढ़ो। कई व्यक्ति कहते हैं किशोर अवस्था में खान पान पढ़ो, पोषण पढ़ो। ये विज्ञान का टॉपिक है, साइकोलॉजी का टॉपिक नहीं है। किशोर अवस्था में खान पान भोजन ये आपके विज्ञान का टॉपिक है, साइंस वाले स्टूडेंट के आता है। अगर आप इस तरह के टॉपिक अगर वीडियो देखते हैं कि किशोर अवस्था में पोषण ये चीज़ें, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अपना टाइम खराब कर रहे हो, ठीक है। किशोर अवस्था के अंतर्गत ये आता है कि किशोर अवस्था के बच्चों में क्या उग्रता होती है, क्या आक्रामकता होती है, क्या अनुशासनहीनता होती है, उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है। क्योंकि मनोविज्ञान का कार्य होता है उसके व्यवहार का अध्ययन करना, उसके विकास का अध्ययन करना, न कि खान पान वगैरह पोषण। साइंस वाले स्टूडेंट पढ़ेंगे, लेवल 1 के बच्चे पढ़ेंगे, जो साइंस के अंदर आता है। इसमें आपका यह आता है कि इन पर नियंत्रण कैसे किया जाए। टीचर का कार्य है उन्हें अनुशासित करना, उन पर नियंत्रण करना, उन्हें मार्गदर्शन देना, उन्हें निर्देशन देना, उन्हें अभिप्रेरणा प्रदान करना, उनके अधिगम स्तर को बढ़ाना, उनके स्मृति स्तर को बढ़ाना, उनका ध्यान केंद्रित करना, बाह्य जगत से उन्हें कक्ष की ओर लाना। ये तमाम कार्य किसके, अपने टीचर के। अपन सब बातचीत करेंगे, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं कि आक्रामक होते हैं, उद्दंड स्वभाव के होते हैं, इन्हें किस प्रकार से स्व अनुशासित किया जा सकता है। तो देखिएगा, जहाँ पर उद्दंडता आती है, आक्रामकता आती है, 4 ऑप्शन है और चारों ही आंसर किशोर अवस्था के लिए इंपॉर्टेंट है। परंतु इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो आप देखिए। औपचारिक शिक्षा प्रदान करके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है कि किशोर अवस्था के बालक बालिकाएं किस प्रकार की शिक्षा का बहिष्कार कर देते हैं। तो क्या आंसर आता है, औपचारिक बहिष्कार कर देते हैं। तो क्या बताओगे, औपचारिक शिक्षा का। तो किशोर अवस्था के बच्चे औपचारिक शिक्षा का बहिष्कार कर देते हैं, तो किस प्रकार उनको पढ़ाया जाए कि प्रभावी शिक्षण करवाया जा सके। तो आंसर क्या आ जाता है, सहभागितापूर्ण। अगर प्रश्न आपका होता है किशोर अवस्था के बालक बालिकाएं किस प्रकार की शिक्षा का बहिष्कार कर देते हैं, कौन सी, औपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है नियम, सिद्धांत, मानदंड आधारित। आता है समझ में, आता है। सेकंड क्या, कि किशोर अवस्था के बच्चों को किस प्रकार शिक्षण करवाया जाए कि उन्हें आसानी से प्रभावी शिक्षण करवाया जा सके। तो क्या, सहभागितापूर्ण। सहभागितापूर्ण का मतलब है मिलजुल कर। इनको कोई कार्य दोगे
कि आप इस कार्य को कर लो और आप उस पर नियम डालोगे तो किशोरावस्था का बच्चा नहीं करेगा। परंतु अगर अपन उससे ये कहेंगे कि आओ हम इस कार्य को कर लेते हैं, तो किशोर अवस्था का बच्चा आसानी से उस कार्य को कर लेगा। परंतु कब करेगा? जब आपकी कार्य में क्या होगी? सहभागिता। 2 प्रश्न मैंने और आपको दे दिए। फिर वापस क्या, किशोर अवस्था में आपने देखा होगा द्वेष भावना पाई जाती है। द्वेष का मतलब है बदला लेने की भावना। किशोर अवस्था का बच्चा उसके किसी कार्य का अगर बहिष्कार कर दिया आपने, डांट दिया, फटकार दिया, तो उसके मन में आपके प्रति विरोधी मनोदशा उत्पन्न हो जाती है, जो कि उसका संवेगात्मक व्यवहार है। अब विरोधी मनोदशा उत्पन्न होने के कारण उसमें आपके प्रति द्वेष भावना, बदला लेने की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अब आप उसके कार्य का बहिष्कार नहीं करें, तो उसके कार्य का क्या करें? स्वीकृति प्रदान करें। किशोर अवस्था के बालक बालिकाओं के कार्यों को क्या करनी चाहिए? स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए, ताकि उनमें विरोधी मनोदशा उत्पन्न नहीं हो। ठीक है, अब बात आ जाती है, देखो औपचारिक शिक्षा या आंसर नहीं होगा, सहभागिता पूर्ण नहीं होगा, कार्यों को स्वीकृति प्रदान करना भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? उत्तरदायित्व प्रदान करके, जिम्मेदारी प्रदान करके। किशोर अवस्था का बच्चा आक्रामक है, उद्दंड है, ज़्यादा मस्ती करता है, जो भी है उसे उसका उत्तरदायित्व सौंप दीजिएगा, उसे अनुशासन समिति का अध्यक्ष बना दीजिएगा। जो बच्चा ज़्यादा पैसे की मांग करता है, खर्चे की मांग करता है, उसे बजट प्रभारी बना दो। आ रहा है आपके दिमाग में बात कि इन चीज़ों को अगर अपन लागू करेंगे तो उसे आपने क्या दे दी? जिम्मेदारी दे दी। तो उस बच्चे को आसानी से स्व अनुशासित किया जा सकता है। जैसे अपन एक शब्द में बोलते हैं ना, दाल के भाव, आटे दाल के भाव मालूम हो जाना। ठीक है, तो उस बच्चे को जब पता लगेगा कि यार इतना खर्चा है, क्या दिया आपने? उत्तरदायित्व। तो किशोर अवस्था के बालक बालिकाओं को स्व अनुशासित किया जा सकता है। आपका आंसर क्या आ जाएगा? उत्तरदायित्व प्रदान करके। अगर प्रश्न आता है कि किशोर अवस्था के बच्चे किस प्रकार की शिक्षण का, कक्ष का बहिष्कार करते हैं, तो आंसर क्या आएगा? औपचारिक शिक्षा का। अगर प्रश्न आता है कि किशोर अवस्था के बच्चों को किस प्रकार शिक्षण कार्य करवाया जाए कि वे आसानी से कार्य कर लें, तो आंसर क्या आ जाएगा? सहभागिता पूर्ण। और प्रश्न अगर अपने आता है कि किशोर अवस्था के बालक बालिकाओं में विरोधी मनोदशा उत्पन्न हो जाती है, अतः इस समस्या से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है क्या करके? उनके कार्यों को स्वीकृति प्रदान करके। ठीक, और भी किशोर अवस्था संबंध में अपन बातचीत करेंगे। क्या बात करेंगे अपन कि किशोर अवस्था में सर्वश्रेष्ठ कक्षा कक्ष होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? मिश्रित कक्षा कक्ष। और जब प्रश्न पूछता है मिश्रित कक्षा कक्ष आयोजन का उद्देश्य है, तो क्या बताओगे? विचारों में परिवर्तन लाना। विचारों में परिवर्तन क्यों लाया जाता है? ताकि उनमें लैंगिक समायोजन स्थापित किया जा सके। क्या बताओगे? विचारों में परिपक्वता अगर होगी तो क्या हो जाएगा? लैंगिक समायोजन हो जाएगा। ये पहला प्रश्न जिसके तहत अपन ने बातचीत की 20 प्रश्नों की। ठीक है, आप बने रहिएगा वीडियो के दौरान। अगला प्रश्न आपका क्या होगा वो देखिए। ये प्रश्न आपका था, किस अवस्था के बालक बालिकाएं परिकल्पनाओं का निर्माण करने लग जाते हैं? परिकल्पना का मतलब होता है किसी भी समस्या का संभावित हल। परिकल्पना का मतलब क्या है? किसी भी समस्या का संभावित हल जिसका क्रियान्वयन करके अंत में पुष्टि की जाती है, तो वह क्या? परिकल्पना। देखो, एक तो क्या होता है? कल्पना। एक तो क्या है? कल्पना, जो केवल आप सोच लेते हो परंतु करते नहीं हो। और परिकल्पना क्या है? कि सोचना, क्रियान्वित करना और अंत में लक्ष्य तक पहुंचना। क्या बन गई? परिकल्पना। तो परिकल्पनाओं का निर्माण करने लग जाते हैं कौन सी अवस्था के बच्चे? तो आप क्या बताओगे? उत्तर किशोर अवस्था। लगभग क्या आंसर आ जाता है? उत्तर किशोर अवस्था, जिसे जीन पियाजे की अगर बात करें तो जीन पियाजे ने उत्तर किशोर अवस्था शब्द का कहीं प्रयोग नहीं कर रखा है। जीन पियाजे ने बच्चे के मानसिक विकास का 4 अवस्थाओं में अध्ययन किया है। ठीक है, 4 अवस्थाएं कौन कौन सी बताते हैं वो? संवेदी पेशीय विकास अवस्था, फिर उसके बाद जो है प्राक संक्रिय अवस्था, फिर मूर्त संक्रिय अवस्था, और चौथे नंबर पर बताते हैं औपचारिक क्रिया अवस्था। पहली अवस्था कौन सी बताई? संवेदी पेशीय विकास अवस्था, फिर बताई उसने प्राक संक्रिया अवस्था। ठीक है, जिसे 2 भागों में बांटा,
अंतः प्रज्ञ काल और पूर्व प्रत्यात्मक काल। कौन कौन से भागों में बांटा? पूर्व प्रत्यात्मक काल और अंतः प्रज्ञ काल। एक क्या बताए? मूर्त संक्रियावस्था और एक क्या बताए? औपचारिक क्रियावस्था। औपचारिक क्रियावस्था की अपन बातचीत करें तो औपचारिक क्रियावस्था के तहत जिन पियाजे कहते हैं कि बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। अगला प्रश्न जो आपका बनकर आता है, किस अवस्था के बालक बालिकाएं उस वस्तु के बारे में सोचते हैं जो है परंतु है नहीं? ठीक है, तो कौन सी अवस्था? औपचारिक क्रियावस्था। अमूर्त चिंतन, उस वस्तु के बारे में सोचना जो कहीं है परंतु यहाँ पर नहीं है। कौन सी अवस्था? औपचारिक क्रियावस्था। परिकल्पनाओं का निर्माण करने लग जाते हैं, ठीक है, जटिल समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कौन सी अवस्था? तो आप क्या बताओगे? औपचारिक क्रियावस्था। तो परिकल्पना का निर्माण कौन सी अवस्था में बच्चा करेगा? औपचारिक क्रियावस्था में। अब अगला प्रश्न जो था आपका वह क्या था? निम्न में से एक को पृथक कर दिया जाए तो बाकी सभी शिक्षा मनोविज्ञान के उपयोग के संदर्भ में सही कथन होंगे। एक, पहले तो आपको क्या देखना था? एक को अलग करेंगे, इसका मतलब एक गलत है और 3 सही है। ठीक है, तो जब अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में बात की है और वहाँ मैंने आप लोगों को एक बात सटीक रूप से बताई थी कि मनोविज्ञान का कार्य है प्रकृति के समस्त घटकों के व्यवहार का अध्ययन करना, प्रकृति के समस्त घटकों के अंतः संबंधों का अध्ययन करना। परंतु यहाँ प्रश्न उसने ये पूछा है शिक्षा मनोविज्ञान। किसके संदर्भ में बात की है उसने? शिक्षा मनोविज्ञान। जब बातचीत होती है शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में तो शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है बालक बालिकाओं के व्यवहार का अध्ययन करना, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना, न कि पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन करना। आता है समझ में? अब यहाँ ये लिखता है पशु पक्षियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। पशु पक्षियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य शिक्षा मनोविज्ञान का नहीं है, यह कार्य होता है मनोविज्ञान का। आता है संबंध में? और की बात करें, शिक्षा किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तनों हेतु समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही है। किशोर अवस्था में विभिन्न गतिविधियों के आधार पर क्या परिवर्तन आते हैं? मनोविज्ञान इसका प्रशिक्षण, शिक्षा मनोविज्ञान इसका प्रशिक्षण देगा उन्हें कि कैसे परिपक्व किया जा सकता है। पाठ्यचर्या में परिवर्तन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना। मैंने देखो ये कहा है कि पाठ्यचर्या में परिवर्तन हेतु सुझाव देना, ठीक है, ये कार्य शिक्षा मनोविज्ञान का बिल्कुल है। ठीक है, अगर अपने से प्रश्न ये बन जाता है कि पाठ्यचर्या निर्धारण का कार्य किसका है तो क्या बताओगे? NCERT, केंद्रीय संस्थान NCERT, याद रहेगा। ठीक है, NCERT का कार्य क्या? पाठ्यचर्या निर्धारण करना, क्रियान्वित करवाना और साथ के साथ में उसके मानदंड निर्धारित करवाना, मूल्यांकन की गुणवत्ता की रूपरेखा तैयार करना। ठीक है, अगर प्रश्न आता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया आरंभ की गई तो क्या बताओगे? NCERT द्वारा। ठीक है, अगला ऑप्शन आपका क्या था? शिक्षा में अपव्यय। ये देखो 2 शब्द हैं, दोनों अपने आप में प्रश्न है। शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन संबंधी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना। अपव्यय का मतलब है संख्या अधिक हो जाने पर, बच्चों की संख्या है और धीरे धीरे कम हो जाना। भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये सबसे बड़ी समस्या है। प्रारंभ में विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन अधिक होता है परंतु धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नामांकन ज़्यादा होता है, संख्या कम होती है। सब कौन सी समस्या? अपव्यय की। एक क्या? अवरोधन, मतलब बाधा आ जाना, रुकावट आ जाना। पहली रुकावट तो क्या कि अभिभावक राजकीय विद्यालयों में अपने बच्चों को प्रवेश नहीं देना चाहते हैं। अब इस समस्या से आपको निपटना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको अभिभावक को समझाना होगा। ठीक है, और एक समस्या और क्या कि कुछ एक बच्चे टिकाऊ प्रवृत्ति के होते हैं, एक ही कक्षा में टिके होते हैं। अब उन्हें भी क्या करना होगा? अगली क्लास में किस तरह से कर्मोन्नत किया जाए, किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उन्हें पढ़ाने के लिए किस तरह से पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, ये सारी समस्याएं क्या हो जाएगी? अवरोधन। याद रहेगा। तो ये भी कार्य किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान का। तो कार्य शिक्षा मनोविज्ञान का क्या नहीं है? पशु पक्षियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। आगे आइएगा, दंड के माध्यम से शानदार वाला प्रश्न आपके सामने हुआ करता है। दंड के माध्यम से विद्यार्थियों को स्व अनुशासित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा विचार है आदर्शवाद का। आदर्शवाद ऐसा वाद है जो ये कहता है कि दंड के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वानुशासित किया जा सकता है। आगे पढ़े आप किस तरह से आपका प्रश्न करवट लेता है और आपका आंसर कैसे परिवर्तित हो जाता है वो आप देखें। आदर्शवादियों की विचारधारा, परंतु इससे
विद्यार्थियों में भय उत्पन्न हो जाता है, उपर्युक्त कथन में बल दिया गया है। आदर्शवाद पर, प्रकृतिवाद पर, व्यवहारवाद या प्रयोजनवाद। अब आप यहाँ से समझो, प्रश्न ये कह रहा है कि दंड देने से बच्चा स्वानुशासित हो जाएगा, परंतु इससे बच्चे में भय पैदा हो जाता है। अब बात ये आती है कि ये टीचर जो कह रहा है उसका क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है कि दंड देना चाहिए जिससे बच्चे में भय उत्पन्न हो जाए, और बच्चे में अगर भय उत्पन्न हो जाएगा तो बच्चा विद्यालय आएगा क्या? तो आप क्या होगे? नहीं आएगा। और वर्तमान की शिक्षा पद्धति क्या कहती है कि बच्चों को विद्यालय से जोड़ा जाए, और विद्यालय से अगर जोड़ना है तो दंड दोगे क्या? तो क्या कहोगे? नहीं देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये कथन किस बात पर बल दे रहा है? आदर्शवाद की विचारधारा पर या वर्तमान पर? तो आप क्या कहोगे? वर्तमान पर। इसका मतलब ये प्रश्न किस बात की ओर लेकर जा रहा है? वर्तमान। वर्तमान मतलब व्यवहारवाद। आता है समझ में? ठीक है, अगर अपने से प्रश्न करता है कि दंड के माध्यम से शिक्षा पर बल कौन सा वाद देता है? आदर्शवाद। बच्चे को संवाद के माध्यम से सिखाने पर बल देता है कौन सा वाद? आदर्शवाद। अगर प्रश्न अगर देता है नवीन विचार निर्माण की योग्यता पर बल देता है तो कौन सा वाद? आदर्शवाद। ठीक है, संवाद का उद्देश्य है सोचने की क्षमता का विकास करना या नवीन विचार निर्माण की योग्यता का विकास करना, तो क्या बताओगे? नवीन विचार निर्माण की योग्यता का विकास करना। तमाम बातें। और फिर वापस क्या आ जाता है? प्रकृतिवाद। ठीक है, तो प्रकृतिवाद का सबसे शानदार वाला प्रश्न ये, प्रकृतिवादियों ने ये कहा है कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़कर सीखने देना चाहिए, उसे जो भी पुरस्कार या दंड देना होगा वो प्रकृति देगी। प्रकृतिवादी रूसो का विचार क्या कि जो बच्चा जैसा पैदा हुआ है उसे वैसा ही छोड़ दिया जाए, प्रकृति में उसी जीवमान को जीवित रहने का अधिकार है। ठीक है, जो कि प्रकृति की परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल सके, प्रकृति की विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को जीवित रख सके। ठीक है, तो प्रकृतिवादी क्या कहते हैं? बच्चे को स्वतंत्र छोड़कर सीखने दो। अब बच्चा स्वतंत्र छोड़कर सीखने दो, उसे जो भी पुरस्कार या दंड देना होगा वो प्रकृति देगी। अब बच्चा अपनी इच्छा अनुसार अगर कार्य करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसे खतरा कहीं ना कहीं पैदा हो सकता है, जिससे कि सीखने वाले के अस्तित्व को क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा। क्या याद रखना है? सीखने वाले के अस्तित्व को क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो सकता है। तो फिर आप क्या कहोगे कि सर ये तो गलत बात हो गई। तो अगर आपने से प्रश्न करता है कि नकारात्मक शिक्षा का संप्रत्ति, तो क्या बताओगे? प्रकृतिवाद। और अगर प्रश्न करे कि नकारात्मक शिक्षा से क्या अभिप्राय है, तो क्या बताओगे? वह शिक्षा जो सीखने वाले के अस्तित्व को खतरा पैदा करती है। कौन सी शिक्षा है? नकारात्मक शिक्षा। कौन सी देन? प्रकृतिवाद। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है व्यवहारवाद। और अगर प्रश्न करता है कि व्यवहारवादी बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चे को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना। और अगर प्रश्न करता है कि व्यवहारवादियों ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल नहीं दिया है, तो क्या बताओगे? रटंत क्षमता आधारित शिक्षा पर। ठीक है, फिर बात क्या आती है? प्रयोजनवाद। जैसे ही प्रयोजनवाद की बात आती है तो प्रयोजनवाद को अपन बोलते हैं क्रियावाद। इसे बोला जाता है कृत्यवाद। क्या बोला जाता है? कृत्यवाद। इसका मतलब है प्रयोजनवादी किसके माध्यम से सिखाते हैं? अनुभव के माध्यम से। किसके माध्यम से सिखाते हैं? अनुभव के माध्यम से। या क्या कहोगे कि क्या करके सिखाते हैं? क्रिया करके। और जैसे प्रयोजनवाद का नाम आता है तो आपका ध्यान चला जाना चाहिए किसके पास? जॉन डीवी के पास। किसके पास आपका ध्यान जाना चाहिए? जॉन डीवी के पास। अगर वो प्रश्न आपको ये देता है किस विचारक के माध्यम से अनुभव द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान स्थायी होता है, तो क्या बताओगे? जॉन डीवी के अनुसार किस विचारक के अनुसार कार्य करके प्रदान किया गया ज्ञान स्थायी होता है, तो क्या बताओगे? जॉन डीवी के अनुसार ये प्रयोजनवादी जो विचारक है, इन्होंने अनुभव के माध्यम से सिखाने के लिए विधि दी है। कौन सी? शिक्षण की, पढ़ाने की कौन सी विधि देते हैं? प्रायोजना विधि। कौन सी विधि देते हैं? प्रायोजना विधि। अब प्रश्न अगर आपके सामने आ जाता है कि प्रायोजना विधि का प्रवर्तक कौन है, ठीक है ना, तो फिर आपको आंसर क्या बताना होगा? किलपेट्रिक। ये आपको कंफ्यूजन में डालने वाली बात है, क्योंकि आप लोगों का ध्यान क्या जाता है कि अनुभव के माध्यम से सिखाना है, विधि कौन सी होती है? प्रायोजना विधि। ठीक है ना, तो प्रायोजना विधि अनुभव के माध्यम से सिखाने तो शायद जॉन डीवी होगा, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है। अनुभव के माध्यम से सिखाने पर बल दिया किसने? जॉन डीवी ने। और अनुभव के माध्यम से सिखाने के लिए विधि कौन सी दी? प्रायोजना विधि। और प्रायोजना विधि का प्रवर्तक कौन होता है? किलपेट्रिक। इन तमाम चीज़ों पर अपन आगे बातचीत करेंगे, बहुत डिटेल से मैं आपको शिक्षा के विभिन्न संप्रदाय समझाऊंगा, वहां बात करेंगे। आज अपने को टॉपिक पढ़ना है व्यवहार की अध्ययन विधियां, ठीक है। अगला 5वां क्वेश्चन कंप्लीट करके उनकी ओर मैं आपको लेकर चलूंगा, जिसमें से आपके 3 प्रश्न आएंगे, बीएसटीसी और पीटीटी में 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण अधिक प्रचलित है क्योंकि ए, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को ही आप लिख सकते हैं अवाचिक। ये शब्द आप याद रखें, एग्जाम में ये आएगा। अशाब्दिक को क्या कहोगे? अवाचिक। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण अधिक प्रचलित है क्योंकि केवल पढ़े लिखे वर्ग के लिए प्रयुक्त है, केवल बिना पढ़े लिखे वर्ग के लिए परिचलित है। पहली चीज तो एक दिमाग में अपनी बात बना दूं, अशाब्दिक का मतलब है जहां चिन्हों संकेतों के माध्यम से परीक्षण होता है। किसके माध्यम से होगा? चिन्हों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, आकृतियों के माध्यम से। अब जैसे बात आती है कि जहां चिन्ह है, संकेत है, आकृतियां हैं, तो चिन्ह, आकृतियां, संकेत वह घटक है जो पढ़े लिखे व्यक्तियों को भी समझ में आते हैं और अनपढ़ व्यक्ति को भी समझ में आते हैं, छोटे बच्चों को भी समझ में आते हैं और बड़ों को भी समझ में आते हैं। ये एक लाइन अगर आपने याद रखी तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। क्या? छोटे एवं बड़े, पढ़े लिखे अनपढ़ वर्ग के लिए। भावार्थ क्या हो गया? सभी वर्ग के लिए। ये 5 प्रश्नों पर अपन ने डिस्कस की। 5 प्रश्नों के माध्यम से कई प्रकार के प्रश्न मैंने आपके सोल्व किए, जो कि मेरा विशिष्ट एकाधिकार है। प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण विषय वस्तु को पढ़ाना और आपके अंतः चेतन से आपको चेतनता मिलाना। आप बाह्य वातावरण में हो, अंतः चेतन में हो, से आपको जो है कहाँ लेकर आना? चेतनता में लाना और फिर आपके दृष्टि पटल में उस विषय वस्तु को पूर्णतः रखना ताकि आप प्रभावी रूप से शिक्षण कार्य कर सके। अब अपन बातचीत करते हैं आज के आपके टॉपिक के संदर्भ में। तो आइएगा, आपका टॉपिक होगा व्यवहार अध्ययन की विधियां। देखिएगा, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आप ये समझिएगा कि वो टॉपिक क्यों पढ़ा जा रहा है। ये शब्द है आपके पास, क्या लिखा हुआ है? अध्ययन। और एक शब्द मेरे पास और होता है, और एक शब्द मेरे पास और क्या होता है? अध्यापन। एक तो मेरे पास शब्द क्या होगा? अध्ययन, और एक शब्द क्या होता है? अध्यापन। ठीक है, तो पहले आप ये समझिएगा कि अध्ययन का अर्थ क्या है। तो अध्ययन का मतलब होता है जिसे अपन आपकी भाषा में कह सकते हैं क्या? पढ़ना। क्या कहेंगे? पढ़ना। और अध्यापन के लिए क्या कहेंगे? तो आप क्या बताओगे? पढ़ाना। पर फिर भी क्लियर नहीं हुआ, तो और थोड़ा सा इसको गहराई से देखिए। पढ़ना मतलब जानना। पढ़ना मतलब क्या? जानना। और इसी को और थोड़ा सा अच्छा कर लो, क्या बताओगे? ज्ञान प्राप्त करना। इसी को और आपके जो समझ में आ जाएगा वह शब्द दे दीजिएगा। क्या लिख दोगे? जानकारी प्राप्त करना। क्या लिख दोगे? जानकारी प्राप्त करना। क्या? अध्ययन। अध्ययन का मतलब क्या? पढ़ना। क्या कहोगे? जानना। क्या कह सकते हैं? ज्ञान प्राप्त करना। या क्या कहेंगे? जानकारी प्राप्त करना। आ जाओ थोड़ा सा। क्या? व्यवहार अध्ययन की विधियां। अध्ययन का मतलब क्या? जानकारी प्राप्त करना। अब आपकी चीज क्लियर हो जाती है। क्या? व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करना। किसका व्यवहार? बच्चों का। जिन बच्चों को आप पढ़ाओगे
उन बच्चों में सुधार लाना है तो सुधार लाने के पहले आपको उसके बारे में कमी पता होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को, विषय वस्तु संबंधी हो सकती है, उसके व्यवहार संबंधी हो सकती है, पारिवारिक परिस्थितियों संबंधी हो सकती है, उसके समाज संबंधी हो सकती है, शारीरिक गतिविधियों संबंधी हो सकती है, मानसिक गतिविधियों संबंधी, तमाम बच्चे की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्यवहार की अध्ययन विधियाँ पढ़ना पड़ेगा। और अध्यापन का मतलब है पढ़ाने की विधियाँ, या एक शब्द में याद रखें आप, क्या, ज्ञान प्रदान करने की विधियाँ। क्या, ज्ञान प्रदान करने की विधियाँ, जिसे हम पढ़ेंगे कौन से टॉपिक में, शिक्षण विधियों में पढ़ाऊंगा। उसे मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे नंबर भी दिलवाऊंगा, आप इसके बारे में ना सोचें, ठीक है। अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा टॉपिक होगा, व्यवहार अध्ययन की विधियाँ, अर्थात व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने की विधियां। तो इनको मैं 3 प्रकार से वर्गीकृत करके आपके सामने रखने वाला हूं। तो इनको 3 प्रकार से किस तरह से आपके लिए वर्गीकृत किया जाएगा उस चीज पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला तो आपके लिए क्या होता है, यह विधि होती है कौन सी विधि, निरीक्षण विधि। मैं बहुत आराम से धीरे धीरे बातचीत करूंगा, आप लिख सकते हो, ठीक है, नोट्स बना सकते हो। एक होगी क्या, प्रयोगात्मक विधि, और एक देखो मैंने यहां लिखा है प्रयोगात्मक, न कि प्रायोजना। समझ पा रहे हो ना, प्रयोगात्मक व्यवहार अध्ययन की विधि है और प्रायोजना अध्यापन विधि है, याद रहेगा, ओके। और एक और क्या होती है आपके पास में, विवरणात्मक विधि। जब हम बात करते हैं व्यवहार अध्ययन की विधियां, तो इन्हें हम 3 प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। एक तो कौन सी विधि हो जाएगी, निरीक्षण विधि, एक क्या होगी, प्रयोगात्मक विधि। देखो मैंने यहां पर लिखा है प्रयोगात्मक विधि, न कि प्रायोजना विधि। अगर प्रायोजना विधि की बात होगी तो वह क्या हो जाएगी, शिक्षण विधि है, ठीक है। और प्रयोगात्मक विधि है तो ये क्या है, व्यवहार के अध्ययन की विधि है। और एक क्या, विवरणात्मक विधि है, ठीक है। जब बातचीत होती है किस शब्द के बारे में, निरीक्षण शब्द के बारे में, तो निरीक्षण शब्द का अर्थ होता है अवलोकन करना। निरीक्षण शब्द का अर्थ क्या होगा, अवलोकन करना। और व्यवहार का अवलोकन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। 2 प्रकार से क्या, एक तो क्या कि हम हमारे व्यवहार, हमारी स्वयं की कमियां हम स्वयं देखें, हमारे व्यवहार का स्वयं अध्ययन करें, ठीक है। और एक क्या होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे व्यवहार का अध्ययन करे। तो जब बात आती है किसकी, हमारे व्यवहार का हम स्वयं अध्ययन करें, तो वहां शब्द आ जाता है कौन सा, क्या शब्द आ जाएगा, अंतः दर्शन। क्या आ जाएगा, अंतः दर्शन। और जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारे व्यवहार का अध्ययन करता है तो वहां शब्द क्या आ जाता है, बहिर्दर्शन। क्या शब्द आ जाएगा, बहिर्दर्शन, ठीक है। आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न किस तरह से बनते हैं, उन पर अपन विचार विमर्श करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत काफी अच्छे तरीके से, ठीक है। अब जब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, अंतः दर्शन के बारे में, तो अंतः दर्शन पहला ही इसका प्रश्न वह क्या, अंतः दर्शन का मतलब है, अंतः मतलब अंदर और दर्शन मतलब देखना, मतलब स्वयं के अंदर देखना। स्वयं के अंदर कैसे देखना, अपने अंदर मुंडकी डालकर देखना नहीं, अपने स्वयं के व्यवहार का अध्ययन करना, अपने स्वयं के व्यवहार का अवलोकन करना। वो होता क्या है कि जब व्यक्ति को अपने स्वयं के व्यवहार के बारे में बताने के लिए कहा जाता है, कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है, और व्यक्ति स्वयं उसके बारे में बता रहा है, तो आप जानते हो कि कोई भी व्यक्ति अपने बारे में सब कुछ सही तो नहीं बता सकता। अपने व्यवहार संबंधी किसको छुपा लेगा, वो सत्यता को छुपा लेता है।
क्यों छुपा लेता है? उसे यह लगता है कि अगर मैं सब कुछ सही सही बता दूंगा तो इनकी नज़र में क्या होगा, गिर जाऊंगा। ठीक है, तो ये सी जो भावना आती है उसे कहते हैं आत्मनिष्ठता। क्या कहते हैं? आत्मनिष्ठता। ये आपका हो गया प्रश्न। प्रश्न क्या देगा? अंतः दर्शन विधि का दोष है। क्या प्रश्न देगा? अंतः दर्शन विधि का दोष है। तो क्या बताओगे? आत्मनिष्ठता की भावना का आ जाना। याद रहेगा। अब जब आत्मनिष्ठता की भावना आ गई तो आप क्या मुझे आपके व्यवहार के बारे में सब कुछ सही से बताओगे क्या? तो आप क्या कहोगे कि नहीं बताएंगे। और जब जिससे मैं पूछ रहा हूँ उसके बारे में और उसने अगर सही नहीं बताया तो मेरे पास उस व्यक्ति से संबंधित जो भी डाटा एकत्रित होगा जिससे कि मुझे परिणाम ज्ञात करना है, जब डाटा ही गलत है तो परिणाम सही होगा क्या? तो क्या कहोगे? नहीं होगा। प्रश्न क्या आ जाता है? व्यवहार के अध्ययन की वह विधि जिससे प्राप्त परिणाम व्यवहार की सत्यता पर आधारित नहीं होते हैं। जिससे प्राप्त परिणाम व्यवहार की सत्यता पर आधारित नहीं होते हैं। सत्यता का अभाव पाया जाता है किसमें? अंतः दर्शन विधि में। अब बात क्या आती है कि जब सत्यता नहीं है तो किसकी कमी आ जाएगी? विश्वसनीयता की। किसकी कमी होगी? विश्वसनीयता की। प्रश्न क्या बनता है? व्यवहार के अध्ययन की वह विधि जिसमें व्यवहार संबंधी सत्यता एवं विश्वसनीयता का अभाव पाया जाता है। तो कौन सी विधि होगी? अंतः दर्शन विधि। जब विश्वसनीयता ही नहीं है तो आपका उद्देश्य प्राप्त हो पाएगा क्या? तो आप क्या कहोगे? नहीं होगा। और जिस किसी भी कार्य को करने पर आपका उद्देश्य अप्राप्त रहता है तो कौन से गुण का अभाव पाया जाएगा? वैधता का। उद्देश्य अगर प्राप्त नहीं हो रहा है, उद्देश्य अप्राप्त है, उद्देश्य की प्राप्ति संदिग्ध है, तो ऐसी स्थिति में कौन से गुण का अभाव होगा? वैधता का। ठीक है, जहाँ पर झूठ है, जहाँ ज़्यादा परिवर्तन है, वहाँ किसका अभाव होगा? विश्वसनीयता का। कारण क्या? आत्मनिष्ठता की भावना का आ जाना। और भी कई प्रकार के इसमें से आपके प्रश्न बनकर बाहर निकलते हैं। उसको जब टॉपिक के लास्ट में मैं आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा इस व्यवहार के अध्ययन विधियों के विभिन्न प्रकार के, जिन पर अपन विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, आगे आइएगा। अपन जब बात करते हैं किस विधि के बारे में? अंतः दर्शन विधि के। जब अंतः दर्शन विधि के बारे में बात करता हूँ तो सीधी बात आ जाती है आत्मनिष्ठता की भावना। तमाम चीज़ें अपन कर चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब अंतः दर्शन क्या है? आत्मनिष्ठ विधि है। कौन सी विधि है? आत्मनिष्ठ विधि है। तो इसके विभिन्न जो प्रारूप हैं उसके बारे में आप देखिएगा। तो एक तो इसके अंतर्गत क्या आ जाती है? आत्मकथा। क्या आ जाती है इसके अंतर्गत? आत्मकथा। एक वापस क्या आ जाता है? जीवन वृत्तांत। क्या आ जाएगा? जीवन वृत्तांत। एक और वापस क्या आ जाता है? साक्षात्कार। क्या आ जाएगा? साक्षात्कार। और एक क्या आ जाती है? खुली प्रश्नावली। एक तो क्या आ जाती है? आत्मकथा। एक क्या आ जाता है? जीवन वृत्तांत। एक क्या आ जाएगा? साक्षात्कार। और एक क्या? खुली प्रश्नावली। आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपके कई प्रकार के प्रश्न सही होंगे। ठीक है, इनके माध्यम से आप आसानी से पेपर सोल्व कर पाओगे। ठीक है, जब अब आत्मकथा आप जानते हो, स्वयं के बारे में लिखना, दूसरे के बारे में लिखना, जीवन वृत्तांत, प्रश्न यहाँ से बनेगा। प्रश्न कहाँ से बनेगा? साक्षात्कार में से। तो पहली चीज तो क्या, ये सामने स्पष्ट हो रहा है, साक्षात मतलब सामने होना। जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक साक्षात्कार नहीं हो सकता है। याद रहेगा। ठीक है, प्रत्यक्ष होना अनिवार्य है।
किसके अंतर्गत? साक्षात्कार के अंतर्गत। साक्षात्कार व्यक्तिक भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। क्या बात याद रखना है? साक्षात्कार व्यक्तिक भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। इससे भी बढ़िया प्रश्न कहाँ बनता है कि व्यवहार के अध्ययन की वह विधि जिसके तहत अनुसंधानकर्ता स्वयं उत्तर तालिका भरता है। अनुसंधानकर्ता उत्तर तालिका भरता है किसके तहत? साक्षात्कार के तहत। भाई साक्षात्कार में क्या होगा कि आप सामने वाले से प्रश्न पूछ रहे हो, सामने वाले ने उत्तर दिया, तो उसने जो उत्तर दिया, ठीक है, उसका आंसर किसको लिखना पड़ेगा? आपको स्वयं को। किसके अंदर? साक्षात्कार। अब देखो प्रश्नावली दो प्रकार की होती है, खुली प्रश्नावली और बंद प्रश्नावली। अगर बात आती है खुली प्रश्नावली की तो कौन सी विधि होगी? आपके अंतर्दर्शन विधि, आत्मनिष्ठ विधि। खुली प्रश्नावली किसका उदाहरण है? आत्मनिष्ठ विधि का, ठीक है। और एक होती है बंद प्रश्नावली, तो जो किसका है? वस्तुनिष्ठ का। बंद प्रश्नावली क्या है? वस्तुनिष्ठ है, याद रहेगा, ठीक है। फिर वापस बात कहाँ आती है कि देखो ये शब्द समझो थोड़ा सा। एक तो क्या है? प्रश्नावली, ठीक है। अगर बात करता है कि प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, तो प्रश्नावली विधि का निर्माण कौन करता है? वुडवर्थ। और अगर प्रश्न आता है, देखो क्यों गलती होती है, किस तरह से आप लोग, क्यों आप अभी तक बेरोजगार हैं, ये चीजें आपको अंतर पता नहीं है प्रश्नावली और प्रश्नोत्तर। प्रश्नावली अध्ययन विधि है। क्या बोलोगे? प्रश्नावली क्या है? अध्ययन विधि है। और प्रश्नोत्तर अध्यापन विधि है, जिसका प्रवर्तक कौन होता है? सुकरात। बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। आपका टोटल जो भी फंडामेंटल संबंधी ज्ञान है वो जैसे जैसे क्लियर होगा, मनोविज्ञान के प्रति आपकी धारणा बदलने वाली है, ठीक है। प्रश्नावली खुली प्रश्नावली हो सकती है, बंद प्रश्नावली हो सकती है। प्रश्न करता है कि खुली प्रश्नावली साक्षात्कार जीवन वृत्तांत उदाहरण है, तो क्या बताओगे? आत्मनिष्ठ परीक्षणों के। क्या बताओगे? आत्मनिष्ठ। और अगर प्रश्न करता है निर्धारण मापनी, समाज मिति, ठीक है, और बंद प्रश्नावली उदाहरण है, तो क्या बताओगे? वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के। आगे इन पर अपन चर्चा विचर्चा करते रहेंगे। आप देखिए जब बात आती है अंतःदर्शन विधि, तो अंतःदर्शन विधि जब प्रश्न पूछता है कि यह कौन से वाद की देन है, तो आप क्या बताओगे कि यह किसकी देन है? संरचनावाद की। क्या बता दोगे? कौन से वाद की देन है? संरचनावाद की। तो संरचनावाद की देन है, तो संरचनावादियों का अध्ययन क्षेत्र रहा है क्या? संवेदना। ये नया शब्द आपके पास आ गया, कौन सा? संवेदना। संवेदना क्या है? तो क्या बताओगे? ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव से मस्तिष्क में उत्पन्न व्यवहार। क्या बताओगे? ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव से मस्तिष्क में उत्पन्न व्यवहार क्या है? संवेदना, ठीक है ना। संरचनावाद, संरचनावादियों का अध्ययन क्षेत्र क्या रहा? संवेदना। तो इन्होंने मन के किस भाग का अध्ययन किया? चेतन मन का। कौन से भाग का अध्ययन किया? चेतन मन का। और प्रमुख संरचनावादियों में सबसे बड़ा नाम आ जाता है किसका? विलियम वुंट। प्रश्न, ये भी अपने आप में प्रश्न है। प्रमुख संरचनावादी विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स ली, चैडविक, टीचनर, एडवर्ड ब्रैडफोर्ड, ठीक है। मैंने प्रथम वीडियो, द्वितीय वीडियो के तहत इनके बारे में अपन ने बातचीत करी थी, ठीक है। तो संरचनावाद, विलियम वुंट, अध्ययन क्षेत्र क्या? संवेदना। मन के किस भाग का अध्ययन किया? चेतन मन का, ठीक है। विधि कौन सी दी? अंतःदर्शन विधि। ये प्रश्न क्लियर। अंतःदर्शन विधि किसकी देन? विलियम वुंट की, ठीक है। विलियम वुंट का संबंध किससे? संरचनावाद से। संरचनावादियों का अध्ययन क्षेत्र क्या? संवेदना। मन के किस भाग का अध्ययन किया? चेतन मन। भावार्थ क्या हुआ कि अंतःदर्शन विधि के माध्यम से मन के किस भाग का अध्ययन किया जाएगा? चेतन मन का। याद रहेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, जो कुछ हटकर प्रश्न बनता है, वह क्या कि जब देखो आप स्वयं आपके बारे में बता रहे हो, मतलब अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हो, विचार बताने के लिए क्या कर रहे हो? तत्पर हो रहे हो, ठीक है। और विचारों को अभिव्यक्त करने की जो योग्यता है वह क्या होती है? अभिवृत्ति। क्या होती है? अभिवृत्ति। मतलब जो आप जैसा आपके बारे में बताओगे, ठीक है, वैसा ही मेरे द्वारा मान लिया जाएगा। मतलब आपकी क्या? अभिवृत्ति
आपके व्यवहार का निर्धारण करती है। जिस तरह से आपके रीट के एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उन पर अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। आपकी स्वयं की अभिवृत्ति आपके स्वयं के व्यवहार का निर्धारण करती है, ठीक है। आप अपने बारे में सही बताओगे तो सही और गलत बताओगे तो गलत, जो कि क्या होगी, अभिवृत्ति। व्यक्ति की स्वयं की अभिवृत्ति व्यक्ति के स्वयं के व्यवहार का निर्धारण करती है, तो क्या बताएंगे, कौन सी विधि आ जाएगी, अंतः दर्शन विधि। तमाम प्रकार के जो अंतः दर्शन विधि में से आपसे बातचीत होती है जिसके तहत अपन ने बात की। एक चीज़ आप लोग अपने दिमाग से चिंता निकाल देना। क्या चिंता निकाल देना कि सर ये सारा मैटर हमारे पास लिखा हुआ नहीं है। इन चीज़ों को आप बार बार सुनिएगा, ठीक है, आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएगी। मैंने सबसे पहला उदाहरण आपको ये दिया कि मूवी जो आप देखते हो उसका एक एक पहलू आपको याद है कि कहाँ पर क्या कहा था और किन परिस्थितियों में कहा था, पर यह वीडियो आपको याद नहीं हो रहा है। इसका मतलब केवल एक ही है कि आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं है। देखो दोस्तों, आपको विशेष बात क्या याद रखनी है, अपने स्वयं के बारे में सोचना है। क्या सोचना है कि मूवी से आपकी ज़िंदगी बिगड़ती है, बनती नहीं है, ठीक है। और जो ये वीडियो पढ़ाई का है, इसे अगर आप सुनोगे तो इससे आपके परिवार वालों की, आपकी अगली पीढ़ियों की इच्छाएं पूरी होगी, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारियां आप निभा सकोगे। तो इनको आप अच्छे से अगर देखोगे तो आपका फ़ायदा होगा। और सेकंड बात क्या, फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ बता देता हूं कि जो चिंतामणि का अपना स्वयं का ऐप होगा उसके तहत आप लोगों को नोट्स की PDF भी मिल जाएगी टॉपिक वाइज। जो आज के टॉपिक में पढ़ाया जा रहा है, आज के इस वीडियो में पढ़ाया जा रहा है, उसको आपको जो है अगले दिन दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप उसको अपने आराम से पढ़ भी पाओगे, नोट्स भी आपके कंप्लीट हो पाएंगे। परंतु मैं यही कहूँगा कि अगर चेतन अवस्था में एकाग्रित होकर अगर आपने इन वीडियो को सुना तो आपको पढ़ने की जरूरत, लिखे हुए कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को इच्छा जागृत करनी पड़ेगी, टाइम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा साफ सीधा मानना है कि तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन तो देकर ही रहूँगा, ठीक है। अपन बात कर रहे थे अभी किसके बारे में, अंतः दर्शन विधि के बारे में। आइएगा आगे अपन बातचीत और करेंगे, ठीक है ना। आगे अपन बात करेंगे अब किसके बारे में करेंगे, बही दर्शन विधि के बारे में। किसके बारे में बातचीत करेंगे अपन अब, बही दर्शन विधि के नाम से स्पष्ट हो रहा है। क्या स्पष्ट हो रहा है, बही दर्शन। बही दर्शन का मतलब है बाहर से देखना। बाहर से देखने का मतलब है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके व्यवहार का अध्ययन करता है। क्या कहेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति आपके व्यवहार का अध्ययन करता है। यह विधि किसकी देन है, व्यवहारवाद की। किसकी देन है यह विधि, व्यवहारवाद की, ठीक है। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके व्यवहार का अध्ययन करेगा तो वह व्यक्ति आपके व्यवहार संबंधी समस्त घटकों पर, सही और गलत पर ध्यान देगा। और जब व्यक्ति आपके व्यवहार संबंधी समस्त पहलुओं पर ध्यान देता है तो ऐसी स्थिति में उससे प्राप्त जो भी परिणाम होंगे वह सही होंगे, क्योंकि वो देखो सही और गलत, उसके लिए जो दूसरा व्यक्ति अगर आपके व्यवहार को देख रहा है तो सही होगा तो सही और गलत होगा तो गलत, ठीक है। इसका मतलब इसमें सत्यता पाई जाती है। कौन सी विधि में, बही दर्शन विधि। परंतु अगर प्रश्न पूछा जाए कि 100% सत्यता पाई जाती है तो बही दर्शन में भी 100% सत्यता तो नहीं होती, क्योंकि क्या होता है, कहीं ना कहीं भेदभाव पैदा हो जाता है। कारण क्या, अरे सामने वाला अगर मिलने वाला हो गया तो भेदभाव तो होगा ना। तो आपको क्या कहना पड़ेगा कि सत्यता पाई जाती है परंतु 100% नहीं। तो कि सर, अब आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए क्या कि सर 100% किस में है, तो इसके लिए मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कौन सी विधि, प्रयोगात्मक। 100% सत्यता पाई जाती है कौन सी विधि में, प्रयोगात्मक। इस पर अपन अभी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा अपन बात करते हैं किसके बारे में, बही दर्शन विधि के बारे में, ठीक है। तो बही दर्शन विधि जो है, इसके तहत अब यहाँ इम्पोर्टेंट रूप से, विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न इस चीज़ में से बनकर आते हैं। और जब अपन बात करते हैं कि इसकी पर्यावरण में भी यहाँ से प्रश्न लेवल 1 के अंदर बनेगा, शिक्षण विधियों में भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। और BSTC और PTT के एग्जाम में भी यहाँ से बनेंगे, PTI के एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। क्योंकि बही दर्शन विधि, इसके तहत मैं 3 प्रकार से मैं आपसे बातचीत करूँगा। 3 प्रकार से अध्ययन करेंगे अपन। एक तो क्या, अनौपचारिक अध्ययन। एक तो क्या करेंगे, अनौपचारिक अध्ययन।
एक क्या करेंगे, औपचारिक अध्ययन। क्या करेंगे, औपचारिक अध्ययन। और एक क्या करेंगे, निरौपचारिक अध्ययन। चाहे तो लिख सकते हैं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई दर्शन, अनौपचारिक अध्ययन, औपचारिक अध्ययन और एक क्या होगा, निरौपचारिक अध्ययन। ये जो निरौपचारिक शब्द है, इसी शब्द को अपन कह सकते हैं सहभागिता पूर्ण अध्ययन। क्या कह सकते हैं, सहभागितापूर्ण अध्ययन। इसी को अपन कह सकते हैं वैज्ञानिक पर्यवेक्षण। यह शब्द आता है फर्स्ट ग्रेड में। जब अपन पर्यवेक्षण की बात करते हैं तो वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित पर्यवेक्षण होता है कौन सा, वैज्ञानिक पर्यवेक्षण। जहाँ पर बात होती है फर्स्ट ग्रेड के मैनेजमेंट का जो पेपर होता है, फर्स्ट पेपर, जिसमें हमेशा लगभग इसमें से प्रश्न बनता है पर्यवेक्षण। ठीक है, पर्यवेक्षण के तहत जब बात होती है तो पर्यवेक्षण में यह कहा जाता है कि पर्यवेक्षण का वह तरीका जिसमें विभिन्न तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करके व्यवहार की सत्यता के प्रमाण दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो वह कौन सी विधि हो जाती है, वैज्ञानिक पर्यवेक्षण। अभी आपको इस शब्द पर ध्यान देना है। क्या, निरौपचारिक अध्ययन, इसी को क्या बोलेंगे, सहभागितापूर्ण अध्ययन विधि। अब इन शब्दों को आप समझिएगा। अनौपचारिक, अनौपचारिक से अभिप्राय होगा कि स्वतंत्र छोड़ना है। जिसके व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है उसे क्या करना होगा, स्वतंत्र छोड़ना होगा। जिस व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन किया जा रहा है उसे यह तो पता होता है कि उसके व्यवहार का अवलोकन किया जाएगा, परंतु उसे यह जानकारी नहीं होती है कि उसके व्यवहार का कब, कहाँ और कैसे अवलोकन किया जाएगा। कौन सी अध्ययन, कौन सी विधि होगी, अनौपचारिक अध्ययन विधि। क्या याद रखना है, व्यवहार का इस प्रकार से अध्ययन करना कि जिस व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन किया जा रहा है उसे व्यवहार के अवलोकन की जानकारी होती है, परंतु समय, स्थान, विषय वस्तु की जानकारी नहीं होती है। कौन सा अध्ययन होगा, अनौपचारिक अध्ययन। जब बात चल गई तो बता देता हूँ। क्या, क्योंकि मैंने आपको एक कमेंट कर रखा है क्या कि ये जो व्यवहार अध्ययन विधियां पढ़ाऊंगा उसमें शिक्षक भर्ती में 3, BSTC PTT में 5 प्रश्न आएंगे। ठीक है ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें क्या आएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। क्या, शैशवावस्था में बालक बालिकाओं को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। तो शैशवावस्था में बच्चों को कौन सी शिक्षा दी जाती है, अनौपचारिक। अब आप बता दो, शैशवावस्था के बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो उसके नियम, मानदंड, विषय वस्तु, स्थान निश्चित होते हैं क्या, तो क्या कहोगे, नहीं, खत्म बात। क्या, कि शैशवावस्था में किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, अनौपचारिक। अब अगला प्रश्न क्या आ गया, मैं अभी शिक्षा की बात कर रहा हूँ, अध्ययन विधियों से थोड़ा सा हटकर। ठीक है, अब जब मैं बात कर लूँ किसके बारे में कि सर अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, अभिकरण कौन से, तो क्या याद रखना होगा, प्राथमिक अभिकरण। कौन से अभिकरण, प्राथमिक अभिकरण। प्राथमिक अभिकरण का मतलब होता है जिन अभिकरणों में किसी प्रकार के मानदंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक अभिकरणों से कौन सी शिक्षा दोगे, अनौपचारिक। तो अब आप क्या कहोगे, सर प्राथमिक अभिकरण के घटक कौन कौन, तो क्या बताओगे, माता पिता, घर परिवार, आस पड़ोस। क्या बताओगे, माता पिता, घर परिवार, आस पड़ोस। कौन से घटक हैं, प्राथमिक अभिकरण। अब अगर प्रश्न ये बन जाता है, शैशवावस्था में बालक बालिकाओं का सामाजिक विकास होता है, ठीक है, कौन सी शिक्षा के माध्यम से, अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से, या क्या बताओगे, प्राथमिक अभिकरणों के माध्यम से। याद रहेगा। ठीक है, फिर वापस एक और बात अपन कर लेते हैं, वह क्या, वर्तमान में मूल्यांकन का कौन सा स्वरूप प्रचलित है, तो आप क्या कहोगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्या कहोगे, सतत एवं
व्यापक मूल्यांकन। जब बात आती है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन का कौन सा स्वरूप है? तो क्या बताओगे? अनौपचारिक। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन को कौन सा रूप प्रदान करता है? तो क्या बताओगे? अनौपचारिक। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से अभिप्राय है बालक बालिकाओं की समस्त गतिविधियों का प्रतिदिन नियमित, समस्त गतिविधियों का प्रतिदिन नियमित अवलोकन करना। मतलब क्या हो जाएगा? अनौपचारिक मूल्यांकन। एक प्रश्न वापस बनता है, एक नाम आपने सुना होगा, क्या नाम सुना है? दूरस्थ शिक्षा। क्या नाम? दूरस्थ शिक्षा। जब बात आती है किसकी? दूरस्थ, नाम से स्पष्ट हो रहा है, दूर रहकर। किससे दूर रहकर? किताबों से नहीं। विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थान, या आप क्या कहोगे? औपचारिक शिक्षा से। क्या कहेंगे? शिक्षा का वह स्वरूप जिसके तहत जो विद्यार्थी या शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु किसी कारणवश किसी विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थान में जाकर एक निश्चित समय में निर्धारित मानदंडों के आधार पर औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनके लिए इस प्रकार शिक्षा की व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाना कि वे स्वयं की रुचि के आधार पर स्वयं के पास उपलब्ध समय के आधार पर स्व शिक्षण कर सके। ठीक है, ऐसा जो शिक्षण का प्रारूप था है वह क्या है? दूरस्थ शिक्षा। और दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य है स्व शिक्षण करवाना। ठीक है, कौन सी शिक्षा? अनौपचारिक। जब बात आएगी तो एक बात और बता देता हूँ। क्या? देखो, आपकी तमाम जिज्ञासाएं जो मस्तिष्क में उत्पन्न होती है, आप कहीं भी बैठकर मुझे सुन रहे हो, परंतु आपके दिमाग में क्या आ सकता है, उनका सबका समाधान किया जाएगा। आप निश्चिंत रहिएगा, आप चेतन अवस्था में सुनते रहो। ठीक है, आपको सब समझ में आएगा, पर उसको ही समझ में आएगा जिसकी समझने की इच्छा है। ठीक है, जिसकी इच्छा नहीं है, ठीक है, उसे समझाना संभव नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, अब बात कहाँ आती है कि सर दूरस्थ शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ, जो प्रश्न बनकर आते हैं उन पर बात करते हैं अपन। क्या दूरस्थ शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ? तो क्या बताओगे? अमेरिका में अभिकर्मित अनुदेशन के फलस्वरूप। क्या बताओगे? अमेरिका में अभिकर्मित अनुदेशन के फलस्वरूप किसका प्रादुर्भाव हुआ? दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, जो कि शिक्षा का कौन सा स्वरूप है? अनौपचारिक। अगर फिर भी आपके दिमाग में एक प्रश्न और आता होगा कि सर ये अभिकर्मित अनुदेशन क्या है, तो अब आपको क्या याद रखना है? विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस प्रकार प्रस्तुत करना कि विद्यार्थी स्वयं की गति के आधार पर स्व शिक्षण कर सके। शिक्षा का ऐसा जो उपागम है वह है अभिकर्मित अनुदेशन, जिसका प्रतिपादन क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, जिसे अपन कहते हैं सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, जिसे अपन बोलते हैं आरएस थ्योरी, के आधार पर स्किनर द्वारा प्रतिपादित किया गया। याद रहेगा? ठीक है ना। आगे और अपन बातचीत करते हैं। किसके बारे में बात कर रहे थे? अनौपचारिक शिक्षा, जिसमें तमाम बातचीत अनौपचारिक अध्ययन, जिसमें आप लोगों को 3-4 बातें बताएं। व्यवहार का इस प्रकार से अध्ययन करना कि जिस व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है उसे स्वयं को व्यवहार के अध्ययन की जानकारी होती है, परंतु नियम, सिद्धांत, समय, स्थान, विषय वस्तु, मानदंडों, मानदंड का मतलब ही नियम होता है जो निर्धारित है, मानदंडों की पाबंदी नहीं होती है।
कौन सी शिक्षा? अनौपचारिक शैशवावस्था में प्राथमिक अभिकरण माता पिता घर परिवार आस पड़ोस द्वारा बच्चों को कौन सी शिक्षा दी जाएगी? अनौपचारिक शिक्षा। शैशवावस्था में सामाजिक विकास के घटक हैं, तो क्या बताओगे? प्राथमिक अभिकरण, ठीक है, जो कि कौन सी शिक्षा? अनौपचारिक शिक्षा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस प्रकार के मूल्यांकन पर आधारित है? अनौपचारिक शिक्षा पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया आरंभ की गई तो केंद्रीय संस्थान NCERT के द्वारा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता की जांच करने का काम किसका है? केंद्रीय संस्थान, ठीक है, NCERT का। ठीक है, फिर अपन ने बात की कि जो विद्यार्थी शिक्षार्थी किसी एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पर जाकर एक निश्चित विषय वस्तु आधारित औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनके लिए स्व शिक्षण की व्यवस्था करवाना शिक्षा का कौन सा स्वरूप? दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ अमेरिका में, ठीक है, किसके फलस्वरूप? अभिकर्मित अनुदेशन के फलस्वरूप। अभिकर्मित अनुदेशन का प्रवर्तक कौन? स्किनर। अभिकर्मित अनुदेशन किस सिद्धांत पर आधारित? लघुपद सिद्धांत। अभिकर्मित अनुदेशन का उद्देश्य क्या? स्व शिक्षण कार्य करवाना। दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य क्या? स्व शिक्षण करवाना। दूरस्थ शिक्षा का दोष क्या? प्रत्यक्ष मार्गदर्शन का अभाव। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा का दोष क्या? प्रत्यक्ष मार्गदर्शन का अभाव। तमाम चीजों पर अपन ने बातचीत कर ली। एक छोटे से अनौपचारिक शब्द पर कम से भी कम आपके 50 प्रकार के प्रश्न जो जहां से बन सकता है सब आपके सामने रख दिए गए हैं। अब आप उसे चेतनता में ले जाएं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब बात करता हूं मैं कौन से शब्द की? औपचारिक। ठीक है, पहले बारे में मैं आपको जो प्रश्न समझा रहा था उसके अंतर्गत किशोर अवस्था पर बात की थी, तो मैंने आपको पहले ही बात कर ली थी क्या कि किशोर अवस्था के बच्चे किस प्रकार की शिक्षा का बहिष्कार करते हैं, तो कौन सी शिक्षा का? औपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है निश्चित निर्धारित मानदंडों के आधार पर समय स्थान विषय वस्तु की जहां पाबंदी होती है, कौन सी शिक्षा है? औपचारिक। कौन सा अध्ययन है? औपचारिक अध्ययन। याद रहेगा, जो आपका रीट का एग्जाम होगा, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है, आपके सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है, सब में पाबंदियां होती है। तो जहाँ पाबंदियां होती है वहाँ कौन सा अध्ययन है? औपचारिक अध्ययन। ठीक है, इसका मतलब औपचारिक प्रश्न का बनेगा। औपचारिक अध्ययन के तहत बल दिया जाता है, तो क्या बताओगे? विषय वस्तु एवं परिणामों पर। किस पर बल दिया जाएगा? विषय वस्तु एवं परिणामों पर। तो प्रश्न क्या आता है कि औपचारिक अध्ययन आधारित है, तो अंक भार पर। किस पर आधारित है? अंक भार पर। और जहाँ पर नियम है, सिद्धांत है, ठीक है, पाबंदियां है, अनुशासन बहुत ज़्यादा है, तो आप जानते हो कि वहाँ व्यवहारिक पहलू होगा या व्यवहारिक पहलू का बहिष्कार कर दिया जाएगा। तो आप क्या कहोगे? व्यवहारिक पहलू का बहिष्कार कर दिया जाता है। और जहाँ व्यवहारिक पहलू का बहिष्कार हो जाता है वहाँ पर क्या पाई जाती है? निरंकुशता या कुशलता। तो क्या बताओगे? निरंकुशता। व्यवहार के अध्ययन की वह विधि जिसके तहत निरंकुशता पाई जाती है, कौन सी विधि? औपचारिक विधि। जहाँ पर व्यवहार संबंधी परिणामों पर ध्यान दिया जाता है, विषय वस्तु पर ध्यान दिया जाता है, मानदंडों पर ध्यान दिया जाता है, नियमों पर ध्यान दिया जाता है, कौन सा अध्ययन? औपचारिक अध्ययन। समस्त प्रकार के द्वितीयक अभिकरण। क्या? समस्त प्रकार के द्वितीयक अभिकरण, विद्यालय, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थान, खेल का मैदान। मैंने खेल का मैदान शब्द का प्रयोग किया है, खेल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। खेल अनौपचारिक भी हो सकता है, औपचारिक भी हो सकता है, परंतु खेल का मैदान क्या होगा? औपचारिक होगा, क्योंकि खेल के मैदान में खेल खेलने के अपने स्वयं के नियम, मानदंड, क्षेत्रफल निर्धारित होता है, खिलाड़ियों की संख्या निर्धारित होती है। तो कौन सा अध्ययन होगा? औपचारिक अध्ययन। अब बोलते हैं निरौपचारिक अध्ययन। निरौपचारिक से अगर अपन बातचीत करें तो क्या होगा? व्यवहार का इस प्रकार से अध्ययन करना कि जिस व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है उसे स्वयं को भी नहीं पता होता है कि अध्ययन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो कौन सा अध्ययन है? निरौपचारिक। या यूँ कह सकते हैं छुप छुप कर अध्ययन करना। आता है ना समझ में? क्या भाई
जिसका अध्ययन कर रहे हो उसे पता नहीं है, परंतु आप छुप छुप कर अध्ययन कर रहे हो कि यार इसकी गतिविधियां क्या है, कौन सा है, निरौपचारिक। ठीक है। और कभी कभार क्या होता है कि अचानक अध्ययन करते, जिसे पता ही नहीं है कि अध्ययन, अचानक टीम आ गई और आपका पता लगाया कि आप कैसा पढ़ाते हो, कैसा नहीं पढ़ाते हो, है ना। तो इसलिए इसको क्या नाम दे देंगे, आकस्मिक अध्ययन विधि। क्या नाम दिया मैंने इसको, आकस्मिक अध्ययन विधि। ठीक है। अब देखो इसमें प्रश्न सब शब्द में से अलग अलग बनेंगे, वो मैं अभी रखूंगा आपके सामने। ठीक है। एक क्या, सहभागिता। कभी कभार क्या होता है, जो व्यक्ति आपके व्यवहार का अध्ययन कर रहा है वो आपको बताएगा नहीं कि मैं आपके व्यवहार के बारे में कुछ पता लगा रहा हूँ, और वो आपके व्यवहार में घुल मिल जाता है और घुल मिलकर फिर आपके व्यवहार का अवलोकन करता रहता है। कौन सा अध्ययन होगा, सहभागिता पूर्ण अध्ययन विधि। जैसे आपको ये देखना है कि जब हम खेल खिलाते हैं बच्चों को, तो कुछ शरारती बच्चे हैं जो उद्दंड स्वभाव के हैं। बच्चों में खेल खेलते वक्त उनको धक्का मार देते हैं, लात की मार देते हैं, पोनी की मार देते हैं, गाली गलौज कर लेते हैं, जो भी है। ठीक है। और अब आप पूछोगे तो कोई बताएगा तो है नहीं, हाँ भी नहीं करेगा। तो एक दिन आपने क्या किया कि बिना कहे बच्चों के साथ खेलने लग गए, मैं भी आज खेलूंगा। अब आपका उद्देश्य क्या था, खेल खेलना या फिर उन शरारती उद्दंड स्वभाव के बच्चों का पता लगाना। तो क्या होगा, उद्दंड स्वभाव के बच्चों का पता लगाना। परंतु क्या उन बच्चों को पता है कि आप उनका पता लगाने के लिए, अध्ययन करने के लिए सम्मिलित हुए हो? नहीं पता ना। ठीक है। उनके व्यवहार में शामिल होकर, उनके साथ शामिल होकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है। कौन सा अध्ययन होगा, सहभागितापूर्ण। याद रहेगा, अगर प्रश्न आता है कि प्रयोजनकर्ता प्रयोज्य के साथ व्यवहार में सम्मिलित होकर उसके व्यवहार का अध्ययन करता है, कौन सी विधि, सहभागितापूर्ण। ठीक है। और इसके बारे में मैंने बता दिया क्या, विभिन्न तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार संबंधी सत्यता के प्रमाण पता लगाए जाते हैं। कौन सा अध्ययन होगा, वैज्ञानिक पर्यवेक्षण। याद रहेगा। ठीक है। अब अपने प्रश्न देखो किस तरह से और बन जाते हैं, और आगे मैं आपको जब फाइनली इस टॉपिक का जब अपन पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है। लिखवाएंगे और फिर उनको अपन सोल्व भी करेंगे। ठीक है ना। अभी फिर भी अब कहाँ कैसा प्रश्न बन सकता है वो आप एक बार समझिएगा। प्रश्न अगर आपको ये देता है कि व्यवहार के अध्ययन की वह प्रणाली जिसके तहत जिस व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है उसे स्वयं को व्यवहार के अध्ययन की जानकारी नहीं होती है, तो आंसर क्या आएगा, निरौपचारिक। क्या आएगा, निरौपचारिक। अगर प्रश्न आता है व्यवहार के अध्ययन की वह प्रणाली जिसके तहत संबंधित व्यक्ति का व्यवहार का अचानक अध्ययन किया जाता है, कौन सा, आकस्मिक अध्ययन। अगर प्रश्न ये आता है कि व्यवहार के अध्ययन की वह विधि जिसके तहत अध्ययनकर्ता संबंधित व्यक्ति के व्यवहार में सम्मिलित होकर व्यवहार का अध्ययन करता है, कौन सी विधि, सहभागितापूर्ण। और विभिन्न तकनीकी संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी विधि होगी, वैज्ञानिक अध्ययन विधि। ये तमाम बातचीत हो जाती है आपके कौन सी विधि के बारे में, निरीक्षण विधि के बारे में, जहाँ से आपके कई प्रकार के प्रश्न क्लियर होकर आते हैं। ठीक है। आप अब अपन अगले वीडियो में बातचीत करेंगे किसके बारे में, प्रयोगात्मक विधि के बारे में, और किसके बारे में बातचीत करेंगे, विवरणात्मक विधि के बारे में। आप लोग पूरा वीडियो सुनिएगा, अच्छे से सुनेंगे तो आप लोगों को सब चीज़ समझ में आएगी। ठीक है। परंतु अगर आप केवल वीडियो को नकारते हो कि हमें नहीं सुनना है, तो फिर आप स्वयं जाने। धन्यवाद।